रहा हूं कि संजय भाई आओ, सशरीर माइक पर आओ और अपना काव्य पाठ शुरू करो। सब जैन समाज के हैं, चिंता मत कर। मुन्ना बोल रहा है बच्चे जो उछल कूद कर रहे हैं किसके हैं? मैंने कहा ये सब जैन समाज के हैं और इनको ज्यादा नहीं टोकना, ये भविष्य के आयोजक हैं। जब ये लोग बुढ़े हो जाएंगे तो यही कराएंगे बेचारे कवि सम्मेलन। हाँ हाँ देख लो। ऐसा मल्टी कलर का कभी आपने पहली बार देखा होगा। हाँ हाँ मल्टी। हाँ लोग अपने आसपास ढूंढ रहे हैं, देखो। अच्छा एक बार हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन मुझे यहाँ सुनने के लिए आया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। तो कई जगह थे मुझे दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तकलीफ ये नहीं कि मैं वहां बैठा था, आया जब से करेगा कवित्री के पास बैठा है। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। वहां भी काग के भाग थे, यहां भी काग के भाग है। माखन रोटी अपने ही पास फंसी पड़ी है। बेटा ये वो नहीं है, ये अमूल का माखन है, तेरे बाप से भी नहीं पचेगा। उनका बेटा ही काफी है। मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। भाई साहब आपने इतनी तारीफ कर दी, मैं ऋणी हूं आपका। मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां आपकी ऋणी रहेंगी। और मेरे हृदय स्थल में आपका क्या स्थान है, केवल 2 पंक्तियों में परिभाषित कर देता हूं। इसमें कौन सी हंसने की बात है? मैं कह रहा हूं मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहा है। ये कलर भाई साहब आपको इतना ही पसंद है तो आप ले लो। मैं कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा, लाल हरा पीला नीला। वो कह रहे थे इनकी कोई बहू मेरे जैसी। मैं तो उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके आने वाले 7 पीढ़ी मेरे कलर की हो। जम गया। ये जीवन तो व्यर्थ हुआ, पर इसमें जैन समाज के परम मंच से प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म में मेरे लिए करवा चौथ का व्रत आप ही खोलें। मैं कह रहा हूं मैं आज जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। वाह वाह, अरे पुरुषों की ऐश्वर्या राय। नहीं मैं तो बचपन से ही प्रतिभावान हूँ। मेरे अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि मेरी क्लास टीचर का नाम प्रमीला था और उसकी बेटी का नाम प्रतिभा था, जिसे मैं बचपन से पसंद करता था। यह बात पूरे विद्यालय को पता थी। हालांकि प्रतिभा को तब मालूम हुई जब उसके बच्चे मुझे मामा कहने के लायक हो गए। मुझे तो याद है मैं कक्षा में बैठा था, शिक्षक आया और कहने लगा कि बता लड़की में बड़ी की मात्रा लगती कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ, अगर लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की मात्रा और छोटी हुई तो छोटी की मात्रा। पर इतने में वो कहाँ मानने वाला था। उसके बाद उसने कहा कि तुम गाली को परिभाषित करो हिंदी में। मैंने कहा कि अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए शाब्दिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के लिए कुछ चुनिंदा शब्दों का समूह जिसके उच्चारण के बाद मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे गाली कहते हैं। पर इतने में भी वो नहीं माना। उसके बाद उसने कहा कि इस गाली को तुम उर्दू में परिभाषित करो। तो मैंने कहा कि बेइंतहा गुस्से की हालत में जिस्मानी तौर से तसज्जुद करने की बजाय जुबानी तौर से की जाने वाली लफ्ज़ कार्रवाई के मुंतखिब अल्फाज गलीचा, अंदाज बशीता, लहजा कुरिया और असरीता सफिया की मजबूरी का इस्तेमाल, जिसकी अतायकी के बाद इत्मीनान और सुकून की नाकाबिले बयां कैफियत से दिल बहरा बर हो जाता है, उसे गाली कहते हैं।
मैं मैं कह रहा हूं मैं आज अब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहा है, हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया, आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति। हाँ मैं यही सोच रहा हूँ काय के लिए डाली, वो ऐश्वर्या राय समझ के इतनी डाल गया। एक बार इनके सम्मान में ताली बजा। तो भाई साहब हमारे बड़े में कह रहा हूं ना कि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया, आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ये अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है, मैं वहां पाया जाता हूं। आज भाई साहब के विशेष निवेदन पर यहाँ उपलब्ध हुआ। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, मैं उन सब में ज्यादा सुंदर था, इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से है। मेरे कलर के बारे में बहुत सारी बातें की, पर भाई साहब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी काले लोग हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया। अरे वो भैया ये तो बैठे हैं, वो जो जो नाच रहे हैं उनको बिठाना है। ये तो बैठे हैं अच्छे, वो प्रिया को देख रहे हैं, वो बाप के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या करने भेजा था तुमको बता, वो बैठे हुए बच्चों को उठाया है बताओ। अरे वो जो नाच रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। हाँ, तुम सुनाते रहो, तुम्हारा मीटर चालू है। भैया समय कम है, कवि ज्यादा है, जल्दी जल्दी कर। मेरे जन्म के समय भी ऐसे विघ्न पैदा हुए थे। तू खुद ही विघ्न है। ये तो घर वालों को तेरे पैदा होने के बाद मालूम पड़ा कि सबसे बड़ी आफत तो अपने घर में पैदा हो गई है। जय हो। मैं कह रहा हूँ इस दुनिया में जितने भी काले लोग उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, द्रौपदी मुर्मू, पीटी उषा, कपिल देव, विनोद कामली, शंभू शिखर, नरेंद्र खेत्री, संजय खत्री। अगला नंबर अपना ही है। अरे वाह यार, अरे वाह यार। और वो विवियन रिचर्ड तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देके गया। सही बता रहा हूँ भाई साहब, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा मुझे ब्याज समेत लौटा कर रहा हूँ। ये भी देशभक्ति है, और मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे, भूखों के लिए निवाले अच्छे, और सफेद पोष देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे। वाह। और सफेद पोष देशद्रोही इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि एक सफेद पोष खड़ा होकर कह देता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उस बेवकूफ नालायक ने बात कही, गलती हमसे हुई। जिस वक्त उसने बात कही वो छुरी यदि उसकी गर्दन की बजाय जुबान पर रख दी होती तो यह समस्या ही खड़ी नहीं होती। देश के छोटे से छोटे कलमकार ने बड़ी बड़ी पंक्तियां लिख दी, मैंने तो केवल 4 पंक्तियां लिखी। और आपको लग जाए कि ठीक ठाक हो गई है तो यहाँ से वहां तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा। मैंने कहा कि हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बांट देनी चाहिए, गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए, और जो जुबान भारत माता की जय ना बोले, मेरा तो कह रहा हूँ जुबान को ही काट देनी चाहिए। वाह वाह। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आंदोलन समाप्त। अपनी देशभक्ति इतनी है और क्या काला काला करते हो हैं? सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। हाय हाय। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरानियां थी। वाह वाह। इन सब कवियों का जन्म हुआ है और मेरा अवतार हुआ है। आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं तो एक बार मेरे सम्मान में भी तालियां बजाइए। क्योंकि मैं एक एक कान में आकर तो कहने से रहा कि ताली बजाओ ताली बजाओ, मैं कर भी सकता हूं, पर क्या है सारी प्रक्रिया में समय बहुत लग जाएगा। और आपको मालूम है समय किसी के पास नहीं, क्योंकि ट्यूब था पहले में अब तैयार हो गया, और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। और जिस दिन से मोहब्बत हुई मुझे बबीता नाम की लड़की से, उसी दिन से मैं तारक मेहता का अय्यर हो गया। वाह 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 वाह।
कहने का तात्पर्य ये भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए, हैं। जिसे जो काम सौंपा गया करने को राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूँ, मंच पे बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा, कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा, और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में कौन कौन व्यक्ति स्वयंवर में गया? मुझे मालूम है कोई नहीं गया। मैं गया क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं गया और जाकर कह कर आया कि देख राखी 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली है, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। और मैं तो कहना चाहता हूँ भाई साहब कि मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती है। वैसे मेरा जन्म ही एक दुर्घटना किसी के लिए होनी हो, मेरी पत्नी के लिए तो है। और पहली दुर्घटना तब घटित हुई जब मेरे पिता मेरा विवाह प्रस्ताव लेके मेरी सासू माँ के पास गए, मेरा फोटो दिखाया। मेरी सासू माँ ने फोटो वोटो देखा और फोटो देखती उछल पड़ी, कह रहे वाह मेरी छोरी गोरी कट ने तुम्हारा छोरा काला कट। मैं बूढ़ी हूँ, कोई अंधी थोड़ी हो कि मेरी गाय जैसी छोरी किसी भी काले सांड से भी आ दूं। पर मेरे पिताजी बहुत चतुर, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी कहने लगे बहन जी माफ कर दो, गलती आपकी नहीं गलती मेरी है, मैं फोटो की जगह नेगेटिव उठा लाए। ऐसे मेरा विवाह हुआ और मैं मेरी पत्नी को ऐसी प्राप्त हुआ। मेरी पत्नी ने मुझे पाने के लिए 20 मंगलवार, 22 बुधवार, 24 गुरुवार, 26 शुक्रवार, 28 शनिवार, 30 रविवार और 32 सोमवार, 16 सोमवार 2 बार करना पड़े बेचारी को। आखिरी 16वें सोमवार के दिन वो भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि हे भगवान मुझे सुंदर सुयोग की वर दे तो मैं तुझे 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान बोले पीके भंग के गोले, ऊपर से बोले तथास्तु। मेरी पत्नी घर आ गई। मैं जैसे ही घोड़े पे चढ़ के उसके दर पे गया तोरण लगाने के लिए, तो ऊपर से ही देख के चिल्लाई कि हे भगवान तेरा कैसा न्याय, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान बोले, फिर ऊपर से बोले कि जैसा बीज डालोगे वैसे ही पुष्प खिलता है, और रख ले बेटा 1.25 रुपए का प्रसाद में ऐसी मिलता है। तो मैं कह रहा हूं मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती है। ले अब ये पीली पगड़ी से अंडरलाइन हो रहा है। इनके लिए भी 32 सोमवार ही करे होंगे मेरे को लगे। तो मैं कह रहा हूं मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती। अभी सुबह उतरा मैं रेलवे स्टेशन पर, तो एक जूते की पालिश वाला गया, कहने लगा भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये शशिकांत जी मेरे साथ थे, कहने लगे रेंदर है क्यों झूठ बोलता है, इसका तो आंच में भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जर्नलिस्टों से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो दुकानदार के पास गए। दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए? पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं? कलर का नाम सुनते ही थोड़ी भावुक हो गई कि जब पति चुनने में ही कलर नहीं देखा तो नेल पॉलिश में क्या कलर देखना। पर दुकानदार चतुर था, कहने लगा बहन जी ईश्वर अवसर बार बार नहीं देता है, पिछली बार नहीं दिया था, इस बार दिया है, अवसर का लाभ उठाइए, बताइए कौन से कलर के दिखाऊं। पत्नी ने कहा स्किन कलर के दिखा दो। अच्छा, दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर के दिखाऊं? आपकी के भाई साहब के स्किन के कलर की? मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते हैं। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे, अच्छा बीच में चलन चला था जिसे देखो गली मोहल्ले में ऐसे ऐसे नाखून घिस रहे। मेरा मित्र कहने लगा भाई साहब ऐसे ऐसे नाखून घिसा क्यों? तो क्या ऐसे ऐसे नाखून घिसने से बाल काले और घने हो जाते हैं। मैंने कहा भैया अपना तो सब कुछ काला है, तू तो सफेद करने के लिए बता। बस हो गया, ये हो गया। ये शशिकांत जी बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। मुझे तो याद है कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए भाई साहब, मैं और प्रिया खुशबू। दुर्घटना वहां भी घटित हुई। इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका भाई साहब को 4-6 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद प्रिया खुशबू को फेंका तो झेलने वालों में होड़ मच गई। उसके बाद मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए अरे जले हुए कुत्ते मत फेंको रे। मैं तो जिस प्रोग्राम में जाता हूं उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं खुश हो जाती है। यहां भी सब खुश नजर आ रही हैं।
महिलाएं खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। अच्छा मैं बता रहा हूँ मेरे साथ तो समस्या भाभी जी, मैं अगर किसी महिला की तरफ नहीं देखूं तो क्या देखो काला कट देख ही नहीं रहा है, और देखूं तो क्या देखो काला कट कैसे घूर घूर के देख रहा है। अब मैं आया जब से इसी समस्या में उलझा पड़ा हूं कि सामने बैठी हुई महिलाएं मुझे हंस के देख रही कि देख के हंस रही हैं। कभी कभी सोचता हूं कि आत्महत्या कर लूं, पर फिर ये सोच कर रुक जाता हूं कि इस देश में मेरे जैसे हसीन खूबसूरत चेहरे बचे ही कितने हैं। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब, सच तो ये है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए एक काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं इस सुंदर से मंच को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाएगा। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम कर सकता था, पर मेरा जमीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना, मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और ये मुश्किल काम ये भी मैंने पूरी ईमानदारी से किया है। तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। तो मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा अब कविता की कुछ पंक्तियां रख के आप लोगों के बीच से अपने स्थान पर जाऊंगा। जितनी संख्या में पुरुष मौजूद है उतनी संख्या में महिलाएं मौजूद है। आपकी मौजूदगी को प्रणाम करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए जहां पर प्रिया खुशबू मौजूद है, तब मैं कहना चाहता हूं कि क्या होती है बेटियां कि समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती है। समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती है, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है। और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती। और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती, एक बेटी है जो कभी पराई नहीं। मित्र, एक बेटी हमारी मंच पर है, बहुत सारी माता बहनें यहाँ बैठी हैं। मैं एक कवि आपको सुनवाना चाहता हूँ जो कवि कम है आदमी ज्यादा है। उसका नाम ही मुन्ना बैटरी है। कई लोग तो इसको देखने आते हैं जहाँ ये पहली बार जाता है कि आदमी बैटरी कैसे होता है। कई लोग तो अपना प्लग घुसेड़ना चाहते हैं। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले मेरा मोबाइल चार्ज करूंगा। मैंने कहा ये वो बैटरी नहीं जो मोबाइल चार्ज करती, ये वो बैटरी है जो कवि सम्मेलन को रिचार्ज करती है। अब ये कवि सम्मेलन थोड़ा डाउन जा रहा था तो मैंने को इसको अप करना था। नंबर तो प्रिया का था, लेकिन प्रिया का नंबर काट के मैंने प्री का नंबर लगाया है। हालांकि दिखने में वो भी वैसे ही है जैसा प्रिया दिख रही है। दोनों को ध्यान से देखो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है। अब ये भी पैदा हुआ था तो 8-10 दिन तो यही तय नहीं हुआ कि इसकी बारात जाएगी कि आएगी। फिर 15-20 दिन बाद ये तय हुआ कि नहीं जाएगी। फिर बारात गई, उसका परिणाम ये है कि 2 बच्चे इसके घर हैं। ये मुन्ना बैटरी हैं जो हमारे बीच मंदसौर से आए हैं। ये वो कवि है जो किसी भी प्रसूति गृह के बाहर से निकल जाए तो वहाँ बेटा बच्चा रोता हुआ नहीं, हंसता हुआ पैदा होता है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट को ठहाकों में तब्दील करने का हुनर जिस नौजवान के पास है वो आज आपके मंच पर है। मैं चाहूँगा एक बार मुन्ना बैटरी के लिए आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। भाई मुन्ना बैटरी माइक पर आए। जो माता बहनें जा रही हैं, मेरा उनसे निवेदन है, हमें बिना सुने जाओगी तो जीव हत्या का पाप लगेगा। और अहिंसा जीव परमो धर्म में जीव हत्या कितना बड़ा पाप है। आप बैठ जाओ, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। बहुत जल्दी ये कवि सम्मेलन समापन की ओर जाएगा, बैठ जाइए। अच्छा चाय पीने जा रहे, कोई बात नहीं। क्या खूब मेरी खामोशी का हाल समझ रहे हो। बिन बोले ही आप तो कमाल समझ रहे हो। बुआ जी बैठ जाओ, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। बैठ जाओ 5-1 मिनट और। नहीं बैठना पड़ेगा आपको।
ये तो कोई बात नहीं हुई, पूरी टीम लेके मैं आया, मेरे टाइम पे चल दिया आप। टाइमिंग खराब है आपकी। कि क्या खूब मेरी खामोशी का हाल समझ रहे हो, बिन बोले ही आप तो कमाल समझ रहे हो। हिंदुस्तान में कवि सम्मेलन केवल टाइमिंग का खेल है और कुछ भी नहीं, केवल टाइमिंग का खेल। बैठ जा बेटा। जब मैं टाइमिंग बता रही हूं तो खड़ा नहीं होना पड़ता है। हिंदुस्तान में केवल कवि सम्मेलन टाइमिंग का खेल है। टाइमिंग का मतलब आप समझ गए ना। केवल बहुत कम समय लूंगा, मैं टाइमिंग वाला आदमी हूं, बहुत कम समय लूंगा। ये टाइमिंग का बेटा, बैठ जा तू भी, बैठ जा बेटा। टाइमिंग का मतलब आप समझ गए। वो पहले फोन आता था 1 रुपए वाला, कितने लोगों ने देखा? 1 रुपया डालते थे, सिक्का डालते थे उसके अंदर, हाथ खड़े करके बताओ कितने लोगों ने देखा? वो केवल टाइमिंग का खेल होता था। माता बहने भी बता रही, केवल टाइमिंग का खेल हो। वो मेरे यहाँ पे तो एक हकला उलझ गया, उसके ऊपर फोन उठाया, सिक्का डाला, घर फोन लगाया, बोले सुधा घर पे, फोन कट गया। 15 की कुल पल्स होती थी उसकी। अगले ने फिर गुस्से में फोन उठाया, फिर सिक्का डाला, फिर नंबर लगाया, खट 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 खट, फिर घर पे फोन लगाया, बोला सुधा घर पे, फिर फोन कट गया। मुंगाना वालों, तालियां अगली बात पे बजा देना पीछे तक। अगले ने गुस्से में फोन लगाया, केवल टाइमिंग देखना। फोन उठाया, गुस्से में सिक्का डाला, नंबर लगाया, खट 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 खट, और घर बोला सुधा घर पे दूध रख के आया, दही जमा देना, समझी? तो सामने से आदमी बोला, बोले ये बात तेरे घर पे बोल, रंग नंबर पे क्यों चिल्ला रहा? केवल टाइमिंग है और कुछ भी नहीं है। और भाई साहब को मालूम था कि इसको टाइमिंग पे लगाना, इसलिए मेरे को खड़ा कर दिया, क्योंकि भाई साहब की भी टाइमिंग बहुत बढ़िया है। एक और टाइमिंग बताऊं आपको, अगर तालियों का हल्ला करते हो तो एक टाइमिंग और बताता हूं। कोई फोन अगर आपके पास दिन में 4:30 बजे आए, 5:30 बजे आए, 6:30 बजे आए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दिन भर फोन आते हैं। लेकिन वही फोन अगर रात को 4:30 बजे आए, केवल टाइमिंग। ये मालवा मेवाड़ वाले 1 मिनट में समझ जाते हैं। फोन देखते ही क्या में बोलते हैं, शंभू का फोन है। प्रतापगढ़ वाले मासा जी गए दिखे हैं। अरे बाप रे, जरा ढंग से बजा एक बार पीछे तक। सुन, केवल टाइमिंग। आश्चर्य तो है कि मासा जी के मरने पे कितनी ताली बजी। बताओ यार। अच्छा, इसमें भी खतरनाक टाइमिंग तो इनकी होती है। तालियां तो अगली बात पे बजाना। इनसे भी ज्यादा खतरनाक तो टाइमिंग पत्नियों की होती है। वो जैसे ही फोन देखा, बोले शंभू का फोन है, प्रतापगढ़ वाले मासा जी गए दिखे, तो जो पास में पत्नी सोई हुई है उसको यही मालूम नहीं किसका फोन है, वो नींद में ही बोलती है, वी तो जावा जसा ही वीरिया था। हिंदुस्तान में टाइमिंग का खेल है और कुछ भी नहीं। लेकिन साहब, ये जैन समाज के इस मंच को प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा मंच केवल आपकी मुस्कुराहट की एक टाइमिंग के लिए सजाया है। जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है मुन्ना, ये होता है, देख इसको बोलते हो। वरना यकीन माने भाई साहब, ऐसे कवि सम्मेलन होते नहीं है। आपको यकीन नहीं, हम जो वहां जाते हैं, वहां ये बैठा हुआ भूपेन राठौर उधर हाड़ोती, बेटा बैठ जा, तेरी टाइमिंग भी खराब है। किधर की तरफ से सुन रहा तू? इधर से सुनते हैं यूं, तू गलत तरीके से सुन रहा है। अरे वो उसकी चक्कर नहीं, वो कोरोना की दूसरी लहर का है। बेटा इधर देख। इसको मालूम ही नहीं कोरोना में हुआ क्या क्या था। बस खाली यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। इसके माता पिता की भी टाइमिंग अच्छी थी। आप क्यों ताली बजा रहे हैं? आप ही का है क्या? मैंने कहा टाइमिंग होती है। मैंने कहा अपने इधर ऐसा नहीं होता है। इतने बढ़िया लोग इधर बैठे हुए, इधर बैठे हुए, इधर बैठे हुए, ऐसे मंच हमको नहीं मिलते हैं भाई साहब। उधर अपन हाड़ोती आ जाओ। अच्छा, आप ही हो? अपने भी है कोरोना में कुछ? क्या आप पहले ही निपट लिए थे? ये टाइमिंग इन्हीं की दिख रही है।
बहुत मैंने कहा ना, ऐसे मंच मिलते नहीं भाई साहब अपने को जो इतना बढ़िया सुनते हैं। हमको वहां जाते हैं उधर हाड़ौती में, इधर मंच बना हुआ, उधर मेले के मंच करते हैं। मेले के मंच आपने देखे सबसे टफ मंच होते हैं, मेले के सबसे टफ मंच। इधर कवि सम्मेलन चल रहा है, इधर वो नाव चल रही जिसमें लोग बैठते हैं, हो करके ऊपर जाती है, फिर हो करके नीचे आती है। और इधर हमारा कवि सम्मेलन, एक कवि निपट गया हो में ही, फिर दूसरे कवि को लगाया भाई साहब ने, फिर ना हो करके दूसरा कवि भी निपट गया, और मेरे चौथा नंबर पे मेरी बारी, और मेरे बैठे बैठे ही हो रहा। मन के आज मेरा हो होने वाला है, तो मैं उतर के गया उस नाव वाले के पास में। मन के बंद क्यों नहीं करता है? बोले भाई साहब बटन खराब हो गया है। मुंगाना वालों तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने कहा फिर ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? बोले ये उतरने के लिए ही चिल्ला रहे हैं। अभी आया नहीं है वो वाला, अगली बात पे आ गया। ये तो नाव थी। एक जगह तो ऐसा कवि सम्मेलन के, यहाँ कवि सम्मेलन चल रहा, और इधर दुकानें लगी हुई गराड़ू वाले की, न मनिहारी वाले की, न उधर की। इधर से हम कुछ बोले भाई साहब नया सुनना, इधर से हम कुछ बोले ना, उधर से डबल आवाज आवे। बिल्कुल सही कह रहा है। ये संजय खत्री आया, बोले मैं इस मंच का सबसे महंगा कवि हूं। उधर से आवाज आई 40 रुपए बंगाल का जादू, 40 रुपए बंगाल का जादू, 40 रुपए। फिर भाई साहब वीर रस भाई साहब भी पढ़ते हैं, इन्होंने पंक्तियां फंसाई यहां से। बोले पूरी दुनिया मित्र बनी है भारत की करामात से, बता पाकिस्तान तेरी क्या औकात है। उधर से आवाज आई 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए, हर माल 20 रुपए। चलेगा 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 बिल्कुल 100%। अरे अगली वाली पे तो तालियां रोक कर बता देना आप। ये प्रिया खुशबू आई, इन्होंने बोलिया, बोले मैं अपनी शायरी से आपको मदहोश कर दूंगी। उधर से आवाज आई, देखिए भाई साहब 5 रुपए में लड़की अब काला नागिन बनकर दिखाएगी। और अगली वाली पे तो पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं। भाई साहब ने जैसे ही कहा आज हमने मंच पर 2 कवित्रियां बुलाई है, उधर से आवाज आई 300 में 2, 300 में 2। जरा पीछे तक के एक बार लोग ताली बजाकर बताएं। टाइमिंग का खेल होता है और कुछ भी नहीं। मैंने कहा जीवन में केवल टाइमिंग होनी चाहिए, बढ़िया हकीकत, केवल टाइमिंग। बहुत बढ़िया। लेकिन ये बच्चे अगम्य जैन ने बहुत अच्छा पढ़ा, एक बार इसके लिए ताली बजा दो। बहुत अच्छा मुन्ना। इसकी भी टाइमिंग बहुत बढ़िया, इसका कोई खर्चा नहीं हुआ, इसको खाली मंच पे आना पड़ा बस। इसने देखा आराम से कवि सम्मेलन हो रहा, अपनी टाइमिंग फंसा दो, अपने आप हीरो बन जाएगा। लेकिन ये वाकई हीरो, बहुत अच्छा बच्चा। नहीं बैठ जाओ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बार बार खड़े नहीं होना, ये भी याद रखना आप आगे से। बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने कहा जीवन में टाइमिंग, लेकिन साहब माता बहनों की इतनी उपस्थिति है, आपने अभी तक मेरे को समझ गए कि मैं किस टाइमिंग का आदमी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं यहाँ पे। लेकिन हकीकत कह रहा, तालियां आपकी अगली बात पर उठे कि आजकल अगर आप मोबाइल खोलो तो 10 लड़कियां कम कपड़ों में ठुमके लगाती हुई दिख जाएगी। उसी परिवेश में अगर यहाँ पर खड़े होकर कोई महावीर की वंदना करता है तो तालियां आपकी बड़ी वाली बजनी चाहिए। बहुत अच्छे भैया, वाह 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 वाह। तालियां अगली बात पर सुनना चाहता हूं, और खासकर माताओं की सुनना चाहता हूं। अभी एक कवि सम्मेलन में था, एक पुलिस वाली वर्दी पहनकर खड़ी हुई थी, मेरी बहनें बैठी हुई है इतनी, आपकी तालियां देखना चाहता हूं। एक पुलिस वाली वर्दी पहनकर खड़ी हुई थी। मैंने उनसे कहा, मन के मैडम आजकल जो है मोबाइल पर इतनी रील्स चल रही है, कम कपड़ों में लड़कियां नाच रही है, आपकी इच्छा नहीं होती है? तो उस पुलिस वाली ने जो जवाब दिया, बस मुंगाना की बेहतरीन तालियां देखना चाहता हूं, इधर को नहीं उधर की। उस पुलिस वाली ने जवाब दिया कि मुझ में भी था हौसला कुछ कर दिखाने का, इसलिए पिया का सपना और बाबुल का घर छोड़ना पड़ा। मुझ में भी था हौसला दुश्मन को धूल चटाने का, इसलिए लाली और पाउडर से मुंह मोड़ना पड़ा। अरे राह चलते किसी बहन को कोई निकम्मा छेड़ न दे, इसलिए साड़ी बिंदिया और चूड़ियों को छोड़ खाकी वर्दी का चोला ओढ़ना पड़ा। जल्दी लाओ। अरे टाइमिंग का भी तो होता है यार, बड़े लोग बैठे हुए पीछे, सही कह रहे, बड़े लोग बैठे हुए पीछे यार।
सही कह रहा हूं, अपना टाइमिंग का भी ध्यान रखना। लेकिन साहब आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बढ़िया मुन्ना। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। मैं शुरू होता हूं कि संघर्षों का मुझे आप केवल 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता। हाँ दादा तक। क्योंकि जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, जिस उद्देश्य। और साहब तालियां आपकी इस बात पर उठे कि कुछ लोग 70 साल में भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए और कुछ लोगों ने 15 साल में ही अयोध्या में उद्देश्य पूरा कर कर बता दिया। वाह 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 वाह। कि संघर्षों का यह किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। अब तक जो मैंने तालियों के लिए आपको कहा है, अगली पंक्ति पर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। देश के बड़े कवि आदरणीय सरदार प्रताप फौजदार जी इस मंच पर बैठे हैं। हम सब अपना अपना काम करेंगे, उसके बाद ये मंच आदरणीय दादा तक पहुंचेगा। हालांकि दादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये फोकट की बात कर रहे हैं। हमारे कवि सम्मेलन के मंच पे यही होता है, जो भी आता पहले नंबर पे वो यही बोलता है, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और उसका आधा घंटा काम करके निकल लेता है। फिर दूसरे नंबर पे एक और आता, वो भी यही बोलता है, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और वो भी उसका आधा पौन घंटा काम करके निकल लेता है। और आखिरी में रात को 3 बजे जब दादा की बारी आती है, तब तक पब्लिक घर चली जाती है। तो मैं आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं केवल 10 मिनट पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है। वाह। ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करूंगा कि संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। जितने लोगों ने अभी तक तालियां नहीं बजाई है, अगली 4 पंक्तियों पर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। एक बड़ी जिम्मेदारी से पंक्तियां पढ़ता हूं। ये जो एक तो इधर के लोग मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आपने ये कोट इस सोफे के कलर से बनवाया कि सोफे के कपड़े से आपका कोट बना हुआ है। मैं उधर पलट के देखता हूं, पता ही नहीं चलता सोफा कहां तक पड़ा हुआ है। और कई बार तो मैं भ्रमित हो गया कि सोफा भी तालियां बजा रहा है। अरे बताओ यार, कमाल है। देखो संजय खत्री जो कंबल ओढ़ता उसी का कोट भी बनवा लिया अगले ने। चांद के पास ऐसा बैठा हुआ जैसे ग्रहण लगने की तैयारी में हो। संघर्षों का यह किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। बस आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि संघर्षों का यह किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। मैं जो आज कह रहा हूं वो अनंत काल तक माना जाएगा। और भूल जाएंगे ये लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। भूल जाएंगे ये लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। वाह वाह वाह। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। महाशक्ति नतमस्तक है, नवयुग का आरंभ हुआ। हम विश्व गुरु थे और रहेंगे, ये दुनिया में माना जाएगा। वाह वाह क्या भाई साहब, आपने तो वाह कर दिया। वो एक अंग्रेज ने पकड़ के मेरे से पूछ लिया, बोले आप विश्व गुरु कैसे? मन के हमारे हिंदुस्तान में तेजस्वी लोग पाए जाते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में हम विश्व गुरु कहलाते हैं। बोले मैं कैसे मान लूं? मन के मैं साबित कर सकता हूं, हमारे हिंदुस्तान में तेजस्वी लोग पाए जाते हैं। बोले कैसे? मन के आपके यहाँ अगर किसी बस की स्पीड बढ़ानी हो, विदेश में अगर किसी बस की स्पीड बढ़ानी हो, तो आप क्या करते हो? बोले हम उसमें से पुराना इंजन निकाल के नया इंजन फिट कर देते हैं। मन के हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तेजस्वी लोग पाए जाते हैं। बोले आपके यहाँ पे क्या करते हैं? मन का हम तो उसी बस के आगे लिख देते हैं, सुपर फास्ट बस। वो लोग समझते यही वाली सुपर फास्ट है। वाह। ज्यादा मगर, और तालियां तो अगली बात पे बजाना, उससे भी ज्यादा तेजस्वी तो बस का कंडक्टर होता है। पूरी की पूरी बस लबालब भरी हुई है, लेकिन वो नीचे खड़े रह के आपको एक ही बात बोलता है, आप ऊपर चढ़ो, मैं आपको बिठवा रहा हूं। हिंदुस्तान में इतने तेजस्वी लोग कहां पाए जाते हैं यार? इतने तेजस्वी लोग हिंदुस्तान में। मतलब भाई साहब, ये बच्चों को चुप कर लो यार। बेटा बैठ जाओ। बेटा अब मैं शराब दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बैठ जा बेटा। अरे शराब मीठा वाला होता मेरा। बैठ जा। तू सही में डर गया बेचारा, थोड़ा हंस भी लिया कर। हो मतलब ये इतने तेजस्वी है, मतलब हिंदुस्तान में यकीन माने इतने तेजस्वी लोग हैं, 2 आदमी मुंह में गुटखा फंसा के 2 घंटे तक लगातार बात कर सकते हैं, लगातार। वो पहला वाला बोला, दूसरे वाले से बोलो ये, दूसरे वाले ने भी पलट के जवाब दिया, बोलो वो। मैं समझ ही नहीं पा रहा है कौन सी लैंग्वेज बात कर रहे। मैंने तीसरे से पूछा, मैंने कहा ये कौन है? बोले ये डॉक्टर हैं। मैंने कहा ये काई के डॉक्टर हैं? बोले ये कैंसर के डॉक्टर हैं। और मुंगाड़ा वालों, तालियां तो अगली बात पर उठाना। मैंने कहा ये किस विषय पे बात कर रहे हैं?
बोला आजकल जो गुटखा नकली आ रहा है इस विषय पे बात कर रहे हैं। वाह इतने तेजस्वी लोग हिंदुस्तान में यार, इतने तेजस्वी लोग, और ये बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ये कोई कम तेजस्वी है हिंदुस्तान में? सही कह रहा, सबसे ज्यादा तेजस्वी हिंदुस्तान में वही है। बचपन में मेरे को खुद के ये कह के सुला देते थे, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, ये कह के सुला देते थे। भूत भूत कुछ नहीं आया। अगले साल एक भाई और आ गया मेरा। भाई साहब आज 25 साल बाद जब प्रॉपर्टियों के बंटवारे हो रहे हैं, तब मेरे को लगा कि काश उस रात को भूत आ जाता तो मैं 5-25 लाख से नहीं निपटता। हिंदुस्तान में इतने तेजस्वी लोग हैं, कौन कह सकता है यार अपन में। अच्छा मैं खुद भी तेजस्वी आदमी हूं, यकीन मानिए। मैं अभी पिछले साल सोनी टीवी पे था, वहां पे लाफ्टर चैलेंज पे गया, 3 लोगों से ऑडिशन लिए। पहले वाले से पूछा, बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? बोले मैं 12 घंटे मेहनत करूंगा 1 महीने तक। रिजेक्ट बाहर। फिर दूसरे से पूछा, बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? बोले मैं 15 घंटे मेहनत करूंगा 1 महीने तक। रिजेक्ट बाहर। फिर मेरी बारी आई, मेरे से पूछा, बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? मैंने कहा 2.5 करोड़ आपके। बोले सिलेक्ट जाओ अंदर। हिंदुस्तान में इतने तेजस्वी लोग भरे पड़े यार, कौन कह सकता है। लेकिन साहब अगर सही सही आपको तेजस्वी व्यक्ति का नाम गिना दूं तो फिर इस सदन की तालियां वो बजनी चाहिए जो अभी तक नहीं बजी, कि हिंदुस्तान में कौन तेजस्वी है कि हम क्या उन पर शब्द गढ़ेंगे जिनकी महिमा इतनी न्यारी है। तब संयम के पुष्प खिले जा संस्कारों की क्यारी है। नमोकार के शब्दों की शक्ति को जिसने जान लिया, महावीर के संदेशों को जीवन में जिसने मान लिया, ऐसे नमोकार के शब्दों की शक्ति को जिसने जान लिया, ऐसे तपोनिष्ठ की भक्ति के आगे क्या औकात हमारी है। वाह वाह, बहुत अच्छे मुन्ना। वो एक बंबई के विशाल ददलानी ने संत तरुण सागर के ऊपर टिप्पणी कर दी कि वो नंगे हैं और नंगे होकर समाज में विचरण करते हैं। उस मूर्ख को मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान में जैन संत क्या है, कि जिनके चरणों का ये धरती भी अभिनंदन करती है, जिनके उपदेशों का पूरी दुनिया वंदन करती है, जिनकी अमृत वाणी सुन काया निर्मल हो जाती है, जिनकी एक झलक पाकर पीड़ा ओझल हो जाती है। मैं केवल 2 लाइनें देना चाहता हूं और थप्पड़ के रूप में आपकी तालियां पीछे तक देखना चाहता हूं। मैंने विशाल ददलानी को केवल 2 लाइनें दी कि कड़ाके की ठंड में अगर निर्वस्त्र होकर तू 2 घंटे भी तेरे घर से बाहर निकल जाता तो शुरू के 5 मिनट में ही तुझे तरुण सागर का तप समझ में आ जाता। बहुत अच्छे मुन्ना, मुन्ना बहुत अच्छे। हिंदुस्तान में इतने तेजस्वी लोग भरे, और आपको तालियां तो मेरे ऊपर इस बात पर बजानी चाहिए कि हिंदुस्तान का जो महा तेजस्वी आदमी है उसका तो मैंने अभी तक नाम ही नहीं लिया है। वो अभी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था। भाई साहब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा करी और किसी ने उनको कह दिया कि आपका मोबाइल का चार्जर वहीं छूट गया, तो अगला फिर उल्टा चलने लग गया। सही कह रहा, अभी वो इतना तेजस्वी आदमी है और बात अगर पहुंच जाए तो तालियां बजाना कि वो कुतुब मीनार पे चढ़े तो उसको भी झुका सकता है, अपनी ही फूंक से ट्रक का टायर भी फुला सकता है, और जलेबी के नाम पे उसको इतना भी परेशान मत करो। राहुल इतना तेजस्वी है कि खेत में समोसे भी उगा सकता है। वाह वाह वाह। वो अभी कर्नाटक जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी उनकी, तो उनकी यात्रा उधर पहुंची कर्नाटक में पहुंची भाई साहब, तो उनके पास, वो कर्नाटक जीत गए थे अभी राहुल जी, तो उनके पास फोन आया, बोले लिम्डा डोजरस टेल मी हष्टपुष्ट कोकरिक बुमरा। तो उन्होंने देखा किसी जीते हुए विधायक का फोन होगा, तो उन्होंने बधाई देके ना फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापिस फोन, बोले लिम्डा डोजरस टेल मी हष्टपुष्ट कोकरिक बुमरा। तो उन्होंने देखा यार बधाई ठीक से नहीं दी, तो फिर बधाई देके ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापिस फोन, बोले लिम्डा डोजरस टेल मी हष्टपुष्ट कोकरिक बुमरा। तो उन्होंने पीए को फोन दिया, बोले देख तो रे क्या कह रहा। तो पीए बोला कि ये सर कोई विधायक का फोन नहीं है, कंपनी का फोन है, बैलेंस डला लो नहीं तो कल आपका फोन बंद हो जाएगा। इतने तेजस्वी आदमी यार, मतलब एक कह रहा, बोले इतना जिस स्टेट में घुसा
वहां पे 5-50 कांग्रेसियों को जब तक भाजपा ज्वाइन नहीं करवाई तब तक नहीं निकला, तब तक वो स्टेट नहीं छोड़ी, भगवान की कसम। हमारे मध्य प्रदेश में तो भास्कर में खबर छपी, बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन करी, 5 कट्टर कांग्रेसियों ने चौराहे पे पुतला फूंका। दूसरे दिन उससे भी बड़ी खबर कि जिन 5 ने पुतला फूंका था, उनमें से 4 ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। और मुंगाना वालों, तालियां तो इस बात पे बजाना कि वो चारों की सेटिंग भी बचे हुए 5वें नहीं करवाई थी। जीवन में अपडेट करना सीखो, अपने आप को केवल अपडेट करना सीखो। ये जो महिलाएं बैठी हुई है, शादी में जिया जी की चप्पलें चुरा लेती, जिया जी 500 रुपए, जिया जी की चप्पलें चुराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जिया जी का मोबाइल चुरा कर देखो, न जो जिया जी 500 की जगह 50,000 आपके हाथ में रखे तो नाम बदल देना, क्योंकि जिया जी को अच्छी तरीके से मालूम है कि 3 दीदियां पहले ही मोबाइल में फंसी हुई है। बोले यार, इतने अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को। अब वो ड्रोन अभी मतलब ऐसे नई नई चीजें आ गई आजकल। ये कैमरा आ गया, एक तो सादा वाला कैमरा है, आजकल वो नया कैमरा आ गया जो अभी उड़ रहा था इधर। बहुत खतरनाक आइटम है भाई साहब, वो सही कह रहा हूं। एक शादी का सीन, बस मजे ले लेना, इधर के लोग और इधर के लोग। एक शादी का सीन, ऐसे ही ड्रोन कैमरा उड़ रहा इधर से उधर, और ऐसी स्क्रीन चल रही उधर। उधर दूल्हा दुल्हन को माला पहना रहा, दुल्हन दूल्हे को माला पहना रही, ये बच्चे ऐसे ही माथा फोड़ी कर रहे जैसे यहाँ पे भी कर रहे, उधर केटर्स वाले खाना खिला रहे। ये पूरा सीन उस टीवी स्क्रीन पे चल रहा और वो ड्रोन कैमरा कैच कर रहा। और जो शादी में जो सबसे खतरनाक आदमी होता है वो होता है फूफा जी, सबसे खतरनाक आदमी। उसके दिमाग में खुरापाती चल रही होती है कि ऐसा क्या करूं इस शादी में कि मेरा भी नाम हो जाए। तो वो पहुंचा उस ड्रोन वाले के पास, बोले ड्रोन थोड़ा सा और ऊपर तक ले जा ताकि पूरी धर्मशाला का फोटो इस टीवी स्क्रीन में नजर आए। अब वो ड्रोन वाला बेचारा भावुक हो गया। वो जैसे ही ड्रोन को ऊपर ले गया तो उधर छत पे साइड में बुआ जी को बेजी साहब अकेले में श्रीखंड खिला रहे। तो फूफा जी टेंशन में आ गए, बोले ये तो अपनी वाली दिख रही है। तो उन्होंने पूरा बोले दूसरी छत पर ले जा। तो दूसरी छत पे फूफा जी का लड़का टेंट वाले के साथ सिगरेट फूंक रहा। तालियां तो अगली बात पे बजाना। वो ड्रोन वाला पहुंचा फूफा जी के पास, बोले फूफा जी थोड़ा और ऊपर ले जाऊं क्या? तो फूफा जी बोले कि रहने दे, अब स्वर्ग में क्या मेरे पूरे खानदान के कर्म बताएगा क्या? बजा दो एक बार जरा बढ़िया वाली। इसको उधर कर लो यार, नहीं डिस्टर्ब करता। सुनो, इसको तो कितने ऊपर ले जाए, इसकी बुआ जी है ही नहीं। बोले यार जीवन में अपडेट करना सीखो, सही करना। नई नई चीजें आ गई। ये माता बहने बेटे, हिंदुस्तान में वैलेंटाइन डे, मदर्स डे जैसा त्योहार आ गया आजकल हिंदुस्तान में, मदर्स डे। ये इतनी माता बहने बैठी हुई है अपने हिंदुस्तान में। भैया इसको हटा लो, हटा लो इसको, जो भी अपडेट कर रहे कर लो इसको, बस हो गया इसका पेमेंट जस्टिफाई हो गया इसका, तो पेमेंट दे देना। ये बार बार मैं लाता ही इसीलिए कि मैं भी बैठा हूँ, मेरा भी ध्यान। इसको साइड में कर लो, ये डिस्टर्ब करता है। मतलब जीवन में अपने आप को अपडेट करना सीखो। नए नए त्योहार आ गए, मदर्स डे जैसा त्योहार आ गया आजकल हिंदुस्तान में। ये माता बहनें बैठी हुई है, इधर देखो मेरी तरफ। ड्रोन तो कल भी देख लेना, मैं इधर चिल्ला रही हूं, ड्रोन को देख रही है। आपसे तो भगवान भी पूरा नहीं पटक सकता। मैं कह रहा नहीं, मदर्स डे जैसे त्योहार ऐसे आ गए अपने हिंदुस्तान में। कहाँ मदर्स डे की जोरात है? अपनी माता बहनें कोई मदर्स डे की मोहताज है क्या? ऐसे ऐसे लोग फेसबुक पे हैप्पी मदर्स डे लिख रहे हैं जो घर पे जाके माँ को पानी क्यों नहीं पूछते। मैंने भी फेसबुक पे लिख दिया हैप्पी मदर्स डे। मेरी पत्नी का फोन आया, बोले आज तो बहुत प्रेम उमड़ रहा माँ के प्रति। मैंने कहा कौन इसकी टेंशन मोल ले। मैंने तुरंत जाके एडिट कर दिया। मैंने कहा मेरी ये पोस्ट मेरी बच्चों की माँ के लिए है। अरे तालियां तो अगली बात पे बजाना। उसी पोस्ट पे मेरी खुद की माँ का कमेंट्स आया, बोले कमीने घर पे आ फिर बताती हूं तेरे को। अपनी माँ कोई मदर्स डे की मोहताज थोड़ी थी क्या? अपने यहाँ मदर्स डे कम मनता था, यदि अपनी बाई को भेजो ठनक जातो, बस अपने वणी दिन मदर्स डे।
सही क्या? जिस दिन भी अपने घर पे कद्दू की सब्जी बनती और हमने खाने में आनाकानी करी, बस फेट पकड़ के डायरेक्ट किचन में ले जाती थी और 2 झापट के साथ 3 रोटियां पेट में उतारती थी। और मुंगाना वालों, तालियां अगली बात पे बजाना कि उस कद्दू की सब्जी की जब आधे घंटे बाद डकार आती थी, बस उस दिन लग जाता था कि आज हमारा मदर्स डे बन गया। वाह बेटे वाह। लेकिन इन तालियों को बम्पर तालियों में बदलना कि इतनी मार खाने के बाद भी चुप रहता था, क्योंकि शाम को घर पे फादर आते थे वाह और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एक दिन में 2-2 त्योहार मने। वाह 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 वाह। क्योंकि पिताजी का टेरिफ थोड़ा और अलग वाला हुआ करता था। भाई साहब, मेरे घर पे जब भी माता पिता की लड़ाई होती थी, मैं चुपचाप अपनी कॉपी किताब खोल के बैठ जाता था, वाह क्योंकि मेरे को 100% मालूम था कि 10 मिनट के बाद इन दोनों में से उड़ता हुआ तीर मेरे ऊपर ही आने वाला है। वाह 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 वाह। कितने भुगत भोगी, जरा बजा दो एक बार बढ़िया वाली ताली। जीवन में अपडेट करना से हंसी चेहरे के पीछे गम पहचान जाती है। बस माताओं की तालियां देखना चाहता हूं कि हंसी चेहरे के पीछे गम पहचान जाती है। जरा सी मान मनवार से ही वो मान जाती है। और न जाने क्या है रिश्ता, ये ईश्वर जाने। मैं रहूं परदेश में भी भूखा तो मां पहचान जाती है। वाह इतना मेकअप करने के बाद भी जो है महिलाएं मुस्कुरा रही हैं, मेरी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेगी। सही कह रहा हूं, रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है। रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है। लेकिन मेकअप जब चेहरे से उतरता है तो बीवी भी पहचान में नहीं आती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, बासी से बासी खाने को भी लजीज बना देती है। और इन ब्यूटी पार्लर वाली का कोई भरोसा नहीं, ये ललिता पवार को भी जैकलिन फर्नांडिस बना देती है। बहुत आनंद है। जो मोबाइल से वीडियो बना रहे हो थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, यहां से ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बताओगे और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर मेरे पास आ जाएगी। तुम जबरदस्ती में न्यूट्रल हो जाओगे, मतलब क्या है रे अपने को। जितनी देर बैठे हो आनंद से बैठो। अच्छा, ये फेसबुक भी चलाते, कितने लोग चलाते फेसबुक, जरा हाथ खड़े करना। कि इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोबड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपड़े का नहीं तेल। सब एक दूसरे की वाल पे फोकट चक्कर खा रहे। वो छोरे छोरियों से बड़ी हंसी आ रही है आपको यार। बेटा बोलो मत। अच्छा, जितना मना करे और है करके हंसी आ रही है। छोरे छोरे कि इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोबड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपड़े का नहीं तल। सब एक दूसरे की वाल पे फोकट चक्कर खा रहे और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी निकला मेरा साला। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, फिर छोरे को पता ही नहीं कि उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर आपका मन मांगता हूं कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं। ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं। मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अब भी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूं। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीबी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुल गुरु और यहां तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा
कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। टेक्निक। हाँ, बस आहा। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। मैंने कहा जीवन में मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरी कई चीजें वायरल है, लेकिन टीम बहुत बड़ी है, मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया, समय की अपनी मर्यादा है। मैंने कहा मेरे पास कई तरीके की टेक्निक है। मैं तो अभी उदयपुर गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, वहां सहेलियों की वाड़ी में घूम रहा था, अंग्रेज की कार के ऊपर एक कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो अंग्रेजी में भगा रहा कुत्ते को, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। कुत्ता भी शकल देख रहा है कि मेरे को नहीं किरे दिखे, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैं पास में गया, मन का भाई साहब ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते, छोटी सी टेक्निक लगानी पड़ती है। वो बोला व्हाट इज दिस टेक्निक? मैंने कहा दौड़। भाग गया कुत्ता। अपने को ज्यादा, ये महिलाएं बैठी हुई इतनी देर से की कर रही है, इनको कोई कम टेक्निक आती है? हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा किसी के पास टेक्निक है तो महिलाओं के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही क्या मैं बिल्कुल भावुक होके बोलती है, भाई साहब थोड़ा उधर खिसक जाओ, नहीं मेरा जी घबरा रहा है। ने अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जाए। वो कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती है। मतलब मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए, ने वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो, तो मेरा दावा है कि उसमें से 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो हैं करके काम निकाल लेती है। सही कह रहा, मेरे पास में कोई शांत हो गया, मैं पीछे ही पीछे खड़ा हुआ हाथ बांध के। 3 महिलाएं टेक्निक से ही बातें कर रही, रो रो के बातें कर रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा रो रही की बातें कर रही। वो पहली वाली बोली, दूसरी वाली से बोला भाई जी उन्हें के फोन लगे तो ना, हमारा फोन से उन्हें के फोन नहीं लगी रो। तो दूसरी वाली ने भी पूछा, बोले नंबर बोल। तो पास वाली महिला ने फिर टेक्निक से नंबर फंसाया, बोले 9827629600। अरे मजे तो आप लेना तालियां बजा के। वो पीछे से तीसरी महिला बोली, बोले चुप हो जाओ दीदी, रो मत, आगे जीरो लगा लेना राजस्थान किसी में। एक बदतमीज कहता है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है और उसे खत्म कर देना चाहिए। उस मूर्ख को मालूम ही नहीं है कि मुंगाना में जब तक ऐसे जैन समाज के लोग अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान से कोई सनातन को खत्म नहीं कर सकता। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और माता बहनों के साथ मुझे विदा करना कि आदि अनादि अंत अनंत और पुरातन वाले हैं। अपने ऊपर, अपने धर्म के ऊपर गर्व कर सको तो जरा पीछे तक की तालियां बजाना कि आदि अनादि अंत अनंत और पुरातन वाले हैं। हम ही हैं आरंभ समर का, हम ही समापन वाले हैं। सृष्टि का बीज मंत्र ओमकार हम ही से है, मिटा नहीं सकता कोई हमको, हम सनातन वाले हैं। मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं, मुन्ना बैटरी का काव्य पाठ आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार अपनी भावनाएं तालियों बजाकर अभिव्यक्त करिए। और मैं आपको बहुत गंभीर जानकारी दे रहा हूं, जो चौथी महिला थी जिसने रोते हुए कहा था कि वो सिम राजस्थान की है, वो इसी की पत्नी थी। क्योंकि इतनी भोली महिला किसी कवि की ही हो सकती है, लेकिन भाई मुन्ना बैटरी जिस मुस्कुराहट के लिए